अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग ठीक ठाक हैं और अच्छी सेहत में हैं। आज जनाब जुम्मे का रोज़ है और अक्टूबर की है 21 तारीख़ और दिन किस तरीके से गुजरते जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा और अक्टूबर का महीना भी अपने इख्तिताम को पहुँच चुका है। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में एक छोटी सी गुफ्तगू करूँगी और जिस वजह से आप और हम भी कनेक्टेड हैं और आप और हम भी राब्ते में हैं, और वो है जनाब इब्लाग का ज़रिया, यानी कि कम्युनिकेशन। और अगर देखा जाए तो इंसान को भी अगर दूसरी मखलूक़ात के हवाले से जो बरतरी हासिल है उनमें से जो एक चीज़ है वो आपकी कम्युनिकेशन है, यानी कि इब्लाग है। और इसी की बुनियाद पर दुनिया में बड़े बड़े मुआहदे भी तय होते हैं और जंगों के फ़ैसले भी होते हैं। ये वो आपकी ज़बान ही है, ये आपकी वो कम्युनिकेशन भी है जो आपके फ़र्श से उठाकर आपको अर्श तक ले जाती है। तो बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं, सियाने भी बोल गए हैं कि पहले तोलो और उसके बाद बोलो। बहरहाल बहुत ज़रूरी है कि हम सोच समझ कर बात किया करें। हमारे लफ्ज़ों से, हमारे जुमलों से, हमारे एक्ट से किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी का दिल ना दुखे। बहरहाल आज प्रोग्राम में क्या होने वाला है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ हाईलाइट्स जनाब, आज आपकी मुलाकात होने वाली है प्रोग्राम के पहले हिस्से में किमाड़ी के बॉक्सर बच्चों से, और किमाड़ी की जो हिस्ट्री रह चुकी है, जो माजी जो रह चुका है, उस हवाले से भी हम हमारे जो एक्सपर्ट या रिपोर्टर मौजूद होंगे इस वक्त किमाड़ी में, उनसे बात करेंगे। अच्छा जी, इसके साथ साथ दूसरी खबर भी कराची से ही जुड़ी हुई है और कराची से खबर ये आ रही है जहां पर बछड़ों की नस्ल कुशी की जा रही है और दूध माफिया वहां पर सरगर्म है। क्या वहां पर हो रहा है, सारी तफसीलात आपके साथ प्रोग्राम में आगे चलकर शेयर करेंगे। और एक और बड़ी खबर, आप तमाम लोगों के इंटरेस्ट की खबर, और वो ये है कि पाकिस्तान और भारत आमने सामने आने जा रहे हैं और जनाब मैच होने वाला है क्रिकेट के मैदान में। देखना यह है कि किसका पलड़ा भारी होगा। डीप एनालिसिस आपके सामने रखेंगे और जनाब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में समाजी उलूम के माहिर डॉक्टर जावेद के कीमती मशवरे भी होंगे और उसके साथ साथ आपकी सेहत के हवाले से भी एक सेगमेंट हमने आज डिज़ाइन किया। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलूंगी कराची के इलाके किमाड़ी में, जहां पर बॉक्सर तनवीर खान की कोशिश और काविशों की वजह से बॉक्सिंग क्लब की बुनियाद रखी गई, जहां पर आज बहुत सारे बच्चे जो है वो बॉक्सिंग सीख रहे हैं। तो इस वक्त हमारे जो न्यूज़ रिपोर्टर आसिम अशरफ हैं वो यहां पर मौजूद हैं क्लब में बच्चों के साथ। तो ज़रा आसिम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आसिम, ओवर टू यू, मिलवाइएगा इनसे। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस वक्त किमाड़ी में मौजूद हूँ और किमाड़ी में मेरे साथ जो शख्सियत हैं वो नौजवान हैं, उनका नाम है तनवीर खान। बॉक्सिंग के हवाले से कराची में भी और मुल्क भर में लोग इनको जानते हैं, लेकिन इनकी जो एक और वजह शोहरत है जिसके लिए आज हम इनके पास आए हैं। समंदर किनारे जो किमाड़ी है वहाँ पर एक मामला जो है वो दीगर मसाइल की तरह वो ये है कि यहाँ पर मंशियात की फ़रोख्त और मंशियात के हवाले से जो है वो यहाँ पर एहतजाज भी होते रहे हैं। मंशियात के हवाले से हमारे चैनल पर भी और दीगर जगहों पर भी खबरें भी आती रही हैं। ये जो तनवीर खान साहब हैं ये ख़ुद भी एक बॉक्सर हैं। इन्होंने बजाय एहतजाज करने के या बजाय जो है वो सोशल मीडिया पे रोने गाने के एक इनिशिएटिव लिया था, और वो इनिशिएटिव क्या था वो तनवीर खान से ही हम बात करके आपको बताएंगे कि वो इनिशिएटिव ये है जो आपको पीछे नज़र आ रहा है कि बॉक्सर्स उन्होंने पैदा किए हैं या तैयार किए हैं। तनवीर साहब बताएंगे ये ज़रूरत क्यों पेश आई। तनवीर भाई, आप इतना ये महंगा तरीन खेल यहाँ पर शुरू किया आपने, क्यों ज़रूरत पेश आई, क्या जो है वो सोचा था आपने, और इसके अखराजात कैसे उठाते हैं और कितनी तब्दीली आई है जिस सोच के तहत आपने ये काम शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए ज़रूरत आई क्योंकि किमाड़ी जैसे इलाक़े में, यहाँ पे अगर कराची में अगर मंशियात का नाम आता है तो किमाड़ी जो है वो सर फ़हरिस्त आता है। तो मैंने जब देखा कि यहाँ की हमारी जो यूथ है और यंग जनरेशन है वो नशे में मुब्तला हो रही है, तो अल्लाह ताला ने मुझे ये सलाहियत दी थी बॉक्सिंग की, तो मैंने कहा कि क्यों ना इसी को यूज़ करके और जितनी भी कोशिश हो सकती है कि अपनी यूथ को बचाया जाए। तो मैं इस क्लब में आया और यहाँ पे मैंने बॉक्सिंग ट्रेनिंग स्टार्ट की और शुरू में मेरे पास 2 से 3 बच्चे थे और अल्हम्दुलिल्लाह अब 3 सालों में मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह
200 से ज़ायद बच्चे। तनवीर भाई 200 बच्चे, फीस तो खूब आती होगी माशाल्लाह, अच्छे खासे हमें यहाँ पे बच्चे नज़र आ रहे हैं और ये एक शिफ्ट है, आप कई शिफ्टों में काम कर रहे हो, तो कितने पैसे जमा कर लेते हैं और कैसे अखराजात उठा रहे हैं? सर टू बी ऑनेस्ट कोई फ़ीस नहीं आती इतना, क्योंकि 200 बच्चे हैं तो उसमें से 16 पेरेंट्स या 17 पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो कुछ ना कुछ कभी कभी दे देते हैं। बहरहाल कोई इस तरह हमारे यहाँ पे फ़ीस चार्ज नहीं होती, फ्री कैसे अखराजात कैसे उठा रहे हो? ख़ुद करते हैं और अपने दोस्तों को पकड़ते हैं और उनसे हेल्प लेते हैं। मेरे काफ़ी इस तरह दोस्त हैं कि जब भी हमें ज़रूरत पेश आती है इक्विपमेंट्स के हवाले से, उस्ताद इब्राहिम है, उस्ताद शेर अलम है या आसिफ भाई हैं, तो और मेरे अपने यूनिवर्सिटी के जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि आप यहाँ पे हमें जो है ना इक्विपमेंट्स के हवाले से हमें प्रमोट करें, तो उनसे हम पैसे लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर ये जो बड़े यंग भी नज़र आ रहे हैं, छोटी उम्र के बच्चे भी हमें नज़र आ रहे हैं, तो जो इनिशिएटिव आपने जो सोच के लिया था उसमें किस हद तक कामयाब हुए आप, या अभी कामयाबी दूर है, लोकल अभी खेल रहे हैं बच्चे, या जो है वो छोटे मोटे जो कॉलेजेस की सतह पर मुकाबले हो रहे होते हैं, बहुत होता है लियारी चले जाते होंगे, क्या है इनकी अभी तक रिज़ल्ट, क्या है नतीजा क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह जो सोचा था अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उससे बढ़कर दिया और उससे बेहतर रिज़ल्ट आ रहे हैं। आसिम अशरफ जनाब कराची में किमानी में मौजूद हैं और हमें हमारी मुलाकात करवाए थे बॉक्सर तनवीर खान से, जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम उठाया और कह रहे हैं कि 200 बच्चे यहाँ पर हैं जो बॉक्सिंग सीखने के लिए आते हैं और उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जो फीसेस वगैरह भी देते हैं। ताहम हुकूमती सरपरस्ती की ज़रूरत है इक्विपमेंट के लिहाज से, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकें और एक स्किल जो है वो सीख सकें, अपना सकें। जनाब प्रोग्राम में यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम में गुफ्तगू को बढ़ाएंगे आगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब, वेलकम बैक, खुश आमदेद कहते हैं आपका प्रोग्राम के इस हिस्से में। और एक्साइटमेंट यकीनी तौर पर बढ़ जाती है जब भी बात होती है पाकिस्तान और भारत के आमने सामने आने की। भाई ये किसी जंग के मैदान में आमने सामने नहीं आ रहे हैं, बल्कि क्रिकेट के मैदान में सामने आ रहे हैं। और क्रिकेट के मैदान में सामने आते हैं तो शायकीन के साथ साथ हमारा लहू भी जो है वो ज़रा गरमा जाता है, जोश ज़रा बढ़ जाता है, एक्साइटमेंट ज़रा बढ़ जाती है। और काफ़ी अरसे के बाद पाक भारत टाकरा होने वाला है क्रिकेट के मैदानों में। शाहीन जो है पर खच्चे उड़ाने वाले हैं भारत के। इस बार नफसियाती जंग भी है जनाब, प्रेशर की जंग भी है, और देखना यह है, देखना क्या है भाई, पाकिस्तान ही इंशाल्लाह जो है वो जीत कर आएगा और भारत को नाको चने चबाएगा। बहरहाल जनाब एनालिसिस लेंगे इस पूरी सूरत हाल के ऊपर। और अब एक ही दिन बाकी बचा है, संडे को 24 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारत आमने सामने आने वाले हैं। तो जरा मैच जो है उसकी सिचुएशन या पलड़ा किसका भारी हो सकता है उस पर जरा एनालिसिस लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स क्रिकेट एनालिस्ट माजिद भट्टी साहब। माजिद साहब, वैसे तो पाकिस्तानी टीम एक ऐसी टीम है कि गैर मुतवक्किल नताइज इनसे जो है वो हम एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, लेकिन मैच से कबल फिर भी कुछ कहना जो है वो जरा मुश्किल है। आपको क्या लग रहा है, नफसियाती जंग होगी प्रेशर की? देखें, बिल्कुल पाकिस्तान इंडिया मैच नर्व्स का गेम है और वही टीम जीतेगी जिसके आसाब मजबूत होंगे। लेकिन नबिया, अगर आप इंडियन चैनल्स को देख लें, टीवी चैनल्स को, तो उन्होंने तो अभी से इंडिया की टीम को मैच जितवा दिया है। और यही वो पॉइंट है जो पाकिस्तान के लिए एडवांटेज है कि पाकिस्तान के पास, देखें, इंडिया की टीम ऑन पेपर भी मजबूत है, लेकिन मैच जो है वो एक टीम पहले 20 ओवर खेलेगी, फिर बाद में दूसरी टीम ने जो भी टारगेट मिलेगा उसको डिफेंड करना है। लेकिन इंडियन मीडिया तो ऐसे पोर्ट्रे कर रहा है कि जैसे बस ये पाकिस्तान ने तश्तरी में मैच रखना है और इंडिया को दे देना है। ऐसा नहीं है। और मेरे ख्याल में यही जो प्रेशर है वो इंडियन टीम के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि मैच जो है वो ग्राउंड में खेला जाता है, वो टेलीविजन और मीडिया पर नहीं लड़ा जाता। तो मेरे ख्याल में इंडियन टीम दबाव में है, चूंकि उनके मीडिया ने अभी से उनको फातेह करार दे दिया है। मुझे बहुत उम्मीद है कि इतवार की रात को आप भी तैयार रहिएगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाएंगे। इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल, आपके मुंह में घी शक्कर वो कहते हैं ना। अच्छा माजिद साहब, सिर्फ मैच में प्रेशर को बर्दाश्त करना, इस तरह से आपने बोला कि एक असाबी जंग भी है, या फिर उसके साथ साथ जो स्ट्रेटेजी है या जो हिकमत अमली है वो भी प्रॉपर देखना होगी? देखिए, डेफिनेटली स्ट्रेटेजी होती है। पाकिस्तान ने, जाहिर है पाकिस्तान की टीम इतनी एक्सपीरियंस नहीं है,
जितनी इंडिया की टीम है दुनिया में इस वक्त उसका बहुत बड़ा नाम है। पाकिस्तान को रिसेंटली जो 2-3 झटके लगे हैं कि हेड कोच पाकिस्तान के मिसबाह उल हक रिजाइन कर गए, बॉलिंग कोच वकार यूनुस ने टीम को छोड़ दिया, लेकिन हमने जो इंटरम सेटअप लेकर आए हैं, सकलैन मुश्ताक इस वक्त हमारे हेड कोच है, मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन, वो पाकिस्तान के बैटिंग कंसल्टेंट हैं, साउथ अफ्रीकन वर्नन फ्लैंडर वो पाकिस्तान के बॉलिंग कंसल्टेंट है। तो पीसीबी ने थोड़े वक्त में जो बेहतर ऑप्शन हो सकते थे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम के साथ रखे। फिर जो टीम की सिलेक्शन पे शुरू में तनकीद हो रही थी उस तनकीद को भी पीसीबी ने खत्म किया है। शोएब मलिक वापस आ गए हैं, सरफराज अहमद वापस आ गए हैं, मोहम्मद हफीज 41 साल के। तो हमारे पास यूथ और एक्सपीरियंस दोनों का कॉम्बिनेशन है। मेरे ख्याल में अगर टॉप से बाबर आजम जिस तरह हमें तवक्को है, और जाहिर है बाबर आजम इस वक्त दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन है, उनका जो नाम है, ऊपर से बाबर आजम कुछ जबरदस्त बैटिंग कर जाए और नीचे से शाहीन शाह आफरीदी और हसन अली, तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि ये मैच जब खत्म होगा तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान की टीम अगर हारेगी तो लड़के हारेगी। ये वन साइडेड मैच नहीं होगा जिस तरह इंडिया की टीम मुख्तलिफ टाकरे जो हो रहे हैं उनके टीवी चैनल्स पर उस पर दिखा रही है। उनको मैं यही कहूंगा कि भाई क्रिकेट मैच है, उसको क्रिकेट मैच की तरह ले। और मैं अपने बिल्कुल क्रिकेट है और क्रिकेट से पाकिस्तानी अवाम और भारतीय अवाम का लगाव वैसे भी बहुत ज्यादा है, तो भारतीय मीडिया को भी हम यही पैगाम देना चाहेंगे कि थोड़ा सा जरा स्पोर्ट्समैनशिप का वो भी मुजाहिरा करें और जरा थोड़ा सा हौसला रखें। दोनों टीमें तगड़ी है, माना कि भारत की टीम थोड़ी सी ज्यादा एक्सपीरियंस है लेकिन पाकिस्तान की टीम की भी भरपूर स्ट्रेटेजी है। तो माजिद साहब मुझे बताएगा कि अगर इंडिया की बैटिंग लाइन स्ट्रांग है तो पाकिस्तान की भी जो बॉलिंग है या जो बॉलर्स हैं वो किसी से कम नहीं है, तो असल मुकाबला इसके दरमियान भी होगा। बिल्कुल, देखें अगर पाकिस्तान की बॉलिंग ने इंडियन बैटिंग को पकड़ लिया, विराट कोहली हुए, केएल राहुल हुए, या उनके जो विकेट कीपर बैट्समैन है वो भी बहुत जबरदस्त हैं, ऋषंत उनका नाम है, तो इंडिया की टीम है तो बहुत जबरदस्त। लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग में सलाहियत है। और देखिए ये T20 क्रिकेट छोटा फॉर्मेट है, इसमें बहुत लंबा चौड़ा किसी टीम के पास मुकाबले के लिए टाइम नहीं होता। जिस टीम ने शुरू में अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, दूसरी टीम को पकड़ लिया, तो पहली टीम के पास फिर संभलने का चांस नहीं होता। लेकिन अभी अब एक चीज हम लोग अभी मिस कर रहे हैं कि पाकिस्तानी कैंप में एक ऐसा पाकिस्तान का सपोर्टर मौजूद है जो शायद इस चीज का इजहार ना करे, लेकिन शोएब मलिक की जो अहलिया है सानिया मिर्जा, आपको पता है कि इंडिया की टेनिस स्टार है और वो मैच देखने के लिए खास तौर पर दुबई में शोएब मलिक के साथ मौजूद हैं। तो ये भी एक शोएब मलिक साहब पे हुआ। अच्छा, तो मेरे ख्याल में अच्छा मैच होगा। और मेरी फिर पाकिस्तान के जो हमारे 22 करोड़ लोग हैं, आपको पता है कि क्रिकेट हमारी यूथ में तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, हमारी जो खवातीन और बड़ी उम्र के लोग हैं वो भी क्रिकेट को फॉलो करते हैं। खुदा न खास्ता अगर हमारी टीम अच्छा खेल के हार भी जाती है तो खेल को खेल की तरह ने ये ना करें कि रद्द अमल सामने आ जाए, तोड़ फोड़ लोग कर दें। तो मेरा ख्याल में खेल को खेल की तरह लेना चाहिए। इस खेल में जो ये मैच होने जा रहा है, इसमें कौन सा प्लेयर है जिस पर आपकी भी जरा थोड़ी सी नजरें टिकी हुई हैं, या परफॉर्मेंस का जो है वो इंतजार रहेगा तमाम शायकीन क्रिकेट को? और साथ साथ जो ये 6 बैट्समैन, 2 स्पिनर्स और 3 पेसर्स के साथ मैदान में टीम उतर रही है, ये कॉम्बिनेशन पर भी आप कमेंट कीजिएगा। देखिए पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम जो हैं इस वक्त दुनिया के 3 बड़े बैट्समैनों में से एक हैं, तो इंडिया की कोशिश होगी कि बाबर आजम को जल्दी काबू में कर लें। मोहम्मद रिजवान बहुत जबरदस्त हैं, फखर जमान बहुत अच्छी फॉर्म में हैं, लेकिन इंडियन टीम में जिस तरह मैंने केएल राहुल की बात की, उसके अलावा विराट कोहली का अगर हमारे पाकिस्तान इंडिया के जो पिछले 2 वर्ल्ड कप के मैचेस हुए हैं तो विराट कोहली ने दोनों मैचेस में परफॉर्मेंस दी है। मेरा ख्याल में यही वो लोग हैं। लेकिन जिस कॉम्बिनेशन की आप बात कर रही हैं, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने जो एक जहन बनाया है 11 खिलाड़ियों का, हालांकि अभी कोई 50-55 घंटे मैच शुरू होने में बाकी हैं, जो टीम पता चल रही है कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ये पाकिस्तान की इनिंग्स ओपन करेंगे, फखर जमान तीसरे नंबर पर बैटिंग के लिए आएंगे, उसके बाद मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, और उस 6ठे नंबर पर पाकिस्तान ने रखा है आसिफ अली को। आपको पता है कि फियरलेस क्रिकेट और हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, आसिफ अली का रोल
बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 2 स्पिनर है पाकिस्तान की टीम में, इमाद वसीम और शादाब खान पाकिस्तान के वाइस कप्तान भी हैं। 3 फास्ट बॉलर जिन पर पाकिस्तान की टीम रिलाय कर रही है और इंडिया की टीम यकीनी तौर पर खौफजदा होगी। शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और हारिस रऊफ। मेरे ख्याल में ये वो 11 खिलाड़ी हैं जो मुमकिना तौर पर इतवार को भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जानिब से खेलेंगे और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का विनिंग कॉम्बिनेशन लग रहा है। अच्छा, अब भट्टी साहब जरा हम दुबई की पिच की भी जरा बात कर लेते हैं। टॉस कौन सी टीम जीती है ये भी काफी जो है वो अहम होगा। जी हाँ नबिया, देखें जो दुबई का स्टेडियम अगर आपका जाना हुआ हो तो अभी तो खैर वहां बिल्डिंग्स बन गई हैं, लेकिन डेजर्ट के बीच में स्टेडियम है और मगरिब के बाद चूंकि 7 बजे मैच शुरू होगा तो ओस गिरने लगती है, लिहाजा सेकंड इनिंग्स में जो टीम बाद में बॉलिंग करती है उसके लिए चूंकि ओस गिरती है, गेंद गीली हो जाती है, तो गेंद को ग्रिप करना जरा मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल में जो टीम टॉस जीतेगी उसकी कोशिश होगी कि पहले बैटिंग करे, बड़ा स्कोर बनाए। लेकिन दुबई की ऐसी पिच है कि ये 200 सवा 200 वाली पिच नहीं है। मेरे ख्याल में यहाँ पर जो टीम 170 180 रन करेगी तो पार स्कोर 170 180 रन ही लग रहा है इस पिच के ऊपर। यानी कि जो भी टीम टॉस जीती है, इट्स ऑल अबाउट लक, तो पहले बैटिंग का जो फैसला है वो एक अच्छा फैसला साबित होगा। अच्छा भट्टी साहब, जरा जो भारतीय जो बल्लेबाज हैं उनके हवाले से भी मैं जरा आपकी राय लेना चाहती हूँ। किसको काबू करना थोड़ा सा या आउट करना मुश्किल होगा आपको लगता है? नो डाउट विराट कोहली दुनिया में बहुत बड़ा उनका नाम है और इंडियन टीम विराट कोहली पर रिलाय कर रही है। रोहित शर्मा जो उनके T20 के कप्तान हैं, रोहित शर्मा बड़े जबरदस्त बैट्समैन हैं। KL राहुल उनका आजकल बड़ा चर्चा है। फिर जो पशंत उनके जो विकेट कीपर है वो बहुत अच्छे बैट्समैन है। तो इंडिया के पास अच्छी खासी बैटिंग लाइनअप है, लेकिन असल जो मुकाबला है वो इंडियन बैटिंग और पाकिस्तान की बॉलिंग के दरमियान है। मुझे लग रहा है कि लोग पाकिस्तान की टीम को रेट नहीं कर रहे। पाकिस्तान की टीम लग रहा है कि इस बार अपसेट करने की पोजीशन में है। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान की टीम ये मैच जीत नहीं भी सकी तो एटलीस्ट पाकिस्तान की टीम फाइट जरूर करेगी इस मैच। अच्छा, जो माद साहब जो रीसेंट रेजिग्नेशन जिनका जिक्र भी आपने अभी किया, उससे कोई फर्क आपको लगता है कि पड़ेगा? टीम कॉम्बिनेशन जो सारा बना है उस हवाले से कोई आपको लगता है कि कोई तब्दीली जो हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी या जो हो सकती है, आपको लगता है? देखिए, हुआ तो गलत है कि 2-2.5 साल से जो लोग टीम की प्लानिंग को लेके चले हुए थे, अचानक हालात ऐसे हो गए कि उन्होंने रिजाइन कर दिया या उनसे रिजाइन ले लिया गया, तो थोड़ा सा तो उस पर असर पड़ा है। लेकिन सकलैन मुश्ताक, मैथ्यू हेडन, फ्लेंडर, इन्होंने अब पाकिस्तान की टीम को टेक ओवर कर लिया। लेकिन अच्छी चीज ये है कि हमारे जो कप्तान है बाबर आजम, वो पिछले 2 साल से पाकिस्तान की कप्तानी कर रहे हैं और पाकिस्तान के पास फॉर्मर कैप्टन भी ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं। शोएब मलिक पाकिस्तान की मदद के लिए ड्रेसिंग रूम में बाबर आजम को सपोर्ट करेंगे और 2007 का जो पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ था जिसका फाइनल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ था, शोएब मलिक उसमें भी कप्तान थे। मोहम्मद हफीज 2012 में T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं। सरफराज अहमद पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन है। तो पाकिस्तान के पास ड्रेसिंग रूम में अच्छे खासे बड़े दिमाग मौजूद हैं जो बाबर आजम को सपोर्ट करेंगे। मोहम्मद रिजवान जो पाकिस्तान के जो टेस्ट मैच के वाइस कप्तान हैं वो मौजूद हैं। शादाब खान व्हाइट बॉल के वाइस कप्तान हैं। तो पाकिस्तान के पास अच्छे खासे दिमाग हैं जो इस अपनी प्लानिंग से, अपनी हिकमत अमली से इंडिया की टीम को काबू कर सकते हैं। बिल्कुल, हिकमत अमली भी है, स्ट्रेटजी भी है। अब देखना ये है कि क्या होता है इस मैच में। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना जो डीप एनालिसिस है वो हमारी ऑडियंस के सामने रखा। और जनाब, पहली लाइन नहीं गुनगुनाऊंगी और यही कहूंगी पाकिस्तानी टीम को ब्रेक पर जाने से पहले कि हमें तुमसे प्यार है। और जनाब ब्रेक पे जाते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। बेस्ट ऑफ लक टीम पाकिस्तान।
वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में एक मरतबा आपको फिर से कहते हैं खुश आमदीद। और जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि प्रोग्राम में आगे चलकर न्यू पाकिस्तान में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर जावेद इकबाल से, जो हमारे समाजी रवैयों पर, मुआशरे के जो हमारे जो मसाइल हैं उन पर एक गहरी नज़र रखते हैं और उनका डीपली मुतालिया भी करते हैं। तो जब अमली ज़िंदगी की बात हो, उनके तजुर्बात का निचोड़ की बात हो और किरदार साजी की बात हो, तो डॉक्टर जावेद साहब से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और आज के प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम खासकर बात करेंगे कि जो माँ बाप के, जो वालिदैन के रवैये होते हैं वो बच्चों पर किस तरह से असरात उनके पड़ते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि जो बच्चे होते हैं वो कोरे कागज की तरह होते हैं, उस पर हम कुछ भी तहरीर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसे आप नया कंप्यूटर बाजार से खरीद के लाती हैं ना, तो उस पर कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता और वो बहुत जबरदस्त मशीन होती है जिसपे पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उस पर जो सॉफ्टवेयर आप अपलोड करेंगी और जो सॉफ्टवेयर उस पर आप डालेंगी वो उसी के हिसाब से परफॉर्म करेगा। तो जब बच्चा इस दुनिया के अंदर आता है तो उसकी एक जेनेटिक मेकअप उसका जरूर होता है, एक खास किस्म का। उसकी आंखों के रंग क्या होगा और उसकी कद कितना होगा, उसकी बाकी सोच का पैटर्न क्या होगा, ये सारे का एक जेनेटिक कोड उसके अंदर मौजूद होता है। लेकिन ये कोड एक्सप्रेस इस बुनियाद पर होता है कि उसे किस किस्म की नर्चरिंग, किस किस्म का एनवायरनमेंट, किस किस्म का माहौल मिले। एक जमाने में ये समझा जाता था कि इंसान का मुकद्दर और उसने जो कुछ बनना है वो जेनेटिकली प्री डिटरमिन्ड होता है। अब ये बात साइंस ने साबित कर दी है कि जेनेटिक्स से ज्यादा एपीजेनेटिक फैक्टर्स अहम हैं। ये तो है कि उसके जीन में क्या लिखा हुआ है, लेकिन वो एक्सप्रेस होगा कि नहीं होगा इसका ताल्लुक इस बात पर है कि उसकी घर में तरबियत का क्या निज़ाम है, उसके वालिदैन का रवैया क्या है, उसका माहौल कैसा है, वगैरह वगैरह। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ वालिदैन जो एग्रेसिव होते हैं बच्चों पर, क्या जो बच्चे मनफी असरात का शिकार होते हैं, तो आप समझते हैं कि इसमें जो जिम्मेदार है वो भी पेरेंट्स होते हैं, वालिदैन होते हैं? जी, पूरा माहौल होता है, वालिदैन उसमें से की रोल प्ले करते हैं। जब बच्चा इस दुनिया में आंख खोलता है तो अपनी माँ की गोद में आता है, लिहाजा इस दुनिया से पूरा जो लिंक और राब्ता है वो उसकी माँ की शक्ल में होता है। और माँ को अगर आप नाउन ना समझें, वर्ब समझें, तो माँ से मुराद हर वो जो उसकी मदरिंग कर रहा है, चाहे वो उसके वालिद हैं, चाहे उसके दादा दादी हैं, चाहे बड़े बहन भाई हैं, जो भी उसका माहौल उसकी मदरिंग कर रहा है वो उसका रेफरेंस होता है पूरी दुनिया के साथ। लिहाजा एक बच्चा बिल्कुल नौजायदा बच्चा है या कुछ महीनों का बच्चा है, अगर उसके घर में हर वक्त माँ बाप के दरमियान एक लड़ाई होती रहती है, एक शोर मचा रहता है और इर्द गिर्द एक कॉन्फ्लिक्ट वाला माहौल है, तो उस बच्चे के दिमाग के अंदर जो पैटर्न बनेगा वो उसी माहौल को ही वो नॉर्मल के तौर पर रिकॉर्ड करेगा। जैसे ये मिसाल मैंने कई दफा दी है कि फर्ज करें बच्चा ये देखता है कि वालिद साहब जब घर आते हैं तो जोर से ठुड्डा मार के दरवाजा खोलते हैं, जब अम्मी खाना उसके सामने रखती हैं तो वो जोर से कहते हैं तुमने क्या खाना पकाया, और बर्तन तोड़ देते हैं और गुस्से होते हैं और कभी कभी हाथ भी उठा देते हैं। तो वो जो बच्चा देख रहा है वो उसको रिकॉर्ड करेगा एक नॉर्मल पैटर्न के तौर पर। उसको लगेगा कि यही सॉफ्टवेयर है, उसको लगेगा कि यही करना चाहिए एक मेल को फीमेल के साथ। इसी तरीके से अगर माँ का रवैया नौकरानियों के साथ, माँ का रवैया अपनी सास के साथ, माँ का रवैया अपने माहौल के साथ ऐसा होगा, और सिर्फ माँ बाप की बात नहीं, जो कुछ उसके इर्द गिर्द हो रहा होगा वो उसके दिमाग में पैटर्न डेवलप करने में मदद देगा। और ये काम, जो बड़ी परेशानी वाली बात यह है कि ये काम तकरीबन 7 साल की उम्र में बंद हो जाता है। 7 साल की उम्र तक बच्चा एक रिकॉर्डिंग मशीन होता है और जो कुछ हो रहा होता है वो रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो अगर आप अपनी रिकॉर्डिंग मशीन में कुरान की तिलावत भरेंगे तो जब प्ले करेंगे तो तिलावत उसमें से होगी, और अगर आप उसके अंदर कोई और चीज भरेंगे तो जब आप उसको प्ले करेंगे तो वही बहेगा। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि 7 साल की उम्र के बाद के जो बच्चे हैं, क्या अगर उनका एग्रेसिव बिहेवियर है तो उसको तब्दील करना मुश्किल है? जब ये पैटर्न डेवलप हो जाते हैं तो उनको तब्दील करना मुश्किल होता है बनिस्बत उन बच्चों के जो 7 साल से कम हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो तब्दील नहीं हो सकता, मगर उसके लिए एफर्ट ज्यादा करनी पड़ती है। जैसे अगर फर्ज करें आपने सीमेंट की कोई चीज बनानी है तो जितनी देर तक सीमेंट गीला है तो आप उसको मोल्ड करके बना सकते हैं। जब वो कंक्रीट की सिल बन जाएगी तो फिर उसको चेंज करने के लिए उसको तराश खराश करनी पड़ेगी। और मैं आपको वो भी बता देता हूं कि वो विंडो क्या है। देखिए 95% ऑफ टाइम मैं और आप एडल्ट जितने हैं वो सारे अपने हैबिट ब्रेन की बुनियाद पर काम करते हैं, जैसा उसका पैटर्न बना हुआ होता है वैसे। लेकिन अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया है
कि 5% की एक विंडो रखी हुई है जिसे हम कहते हैं कॉन्शियस ब्रेन जी। लिहाजा एडल्ट को चेंज करने के लिए जो अहम चीज है वो ये है कि एडल्ट खुद रियलाइज करे कि मैंने चेंज होना है। जो एडल्ट से पहले वाली बात है ना, जैसे अगर आपने आटा गूंद के रखा हुआ है तो उसको जिस सांचे में डाल देंगे वो सांचे के मुताबिक ढल जाएगा। तो बच्चों की तरबियत में तो ये बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर जो लोग हैं वो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, ऐसे में माँ बाप का रवैया या पूरी जो फैमिली का रवैया है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम तमाम लोगों के रवैयों को तब्दील नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपने रवैयों को तब्दील कर सकते हैं बच्चों के साथ। तो ऐसे में आप उन पेरेंट्स को क्या मशवरा देना चाहेंगे जो एक खानदानी निजाम के साथ मुंसलिक है? जो एक खानदानी निजाम के में सब लोग रहते हैं उनके पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी एडवाइस ये है कि जो बड़ों की प्रॉब्लम है वो बड़ों तक रखें, बच्चों के सामने ना रखें। अगर आपकी सास के साथ नहीं बनती तो बच्चों के सामने इस बात का इजहार ना करें कि तुम्हारी दादी अम्मा तो बहुत ही बुरी औरत है और जो तुम्हारी चची है ना वो बहुत खराब है, और तुम्हारे जो हैं तुम्हारे जो चचा के बेटे हैं ना वो तो बहुत गंदे हैं मगर तुम बहुत अच्छे हो। और ये दर्दनाक कहानी बच्चों के सामने पूरी दुनिया को ना सुनाएं कि मैं तो फंस गई हूं, देखिए मैं किन लोगों में, जाहिलों में फंस गई हूं। बड़ों के प्रॉब्लम बड़ों तक रखें। अगर बच्चा ये देखेगा कि उसकी माँ दादी के साथ सारा दिन लड़ती रहती है तो इससे बच्चे की तरबियत में बहुत फर्क पड़ेगा। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जहां फैमिली सिस्टम और मुश्तरका खानदान के बहुत सारे फवायद हैं, जिसमें बहुत सारी अम्मियां और अब्बू मिल जाते हैं। अम्मियां और अब्बू में यानी उसके मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, बच्चे की तरबियत के लिए मिल जाते हैं और उसको मुख्तलिफ तजुर्बात होते रहते हैं। वहां इसके नुकसानात भी हैं। उन नुकसानात से बचने का सिंपल तरीका यह कि घर के तमाम लोग बैठकर ये मुआहदा कर लें कि हमारे दरमियान जो भी झगड़ा होगा, हमारे दरमियान जो भी लड़ाई होगी, हम बच्चों को उनसे दूर रखेंगे। बच्चों के सामने ये डिस्कस नहीं करेंगे। बच्चे के सामने माँ कभी भी नहीं कहेगी कि तुम्हारी फुफ्फो जो है वो बहुत बुरी औरत है, और कभी भी ये बात नहीं कहेंगी। तो अगर हम बच्चों को अपनी इन कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखेंगे और अपनी ईगो के प्रॉब्लम और अपनी एंजाइटी के प्रॉब्लम बच्चों से शेयर नहीं करेंगे, नंबर 1, और नंबर 2, बच्चों के साथ हमारा रिलेशनशिप। मुझे एक बहन ने एक दफा सवाल पूछा एक सेशन के अंदर कि जो वो अपने नाना के पास रहते थे, वो सिंगल मदर थी, वो कहती मैं तो बहुत अच्छा करती हूँ मगर मेरे वालिद साहब जो हैं उनके रवैये से मेरे बच्चों को बहुत नुकसान हो रहा है। तो ऐसी सूरत के अंदर जब घर में वाकई अगर कोई नॉस्टी शख्स मौजूद हो, ऐसी सूरत में जो चीज बच्चों को बचाएगी वो माँ बाप का बच्चों के साथ रिलेशनशिप है। उनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट का रिलेशनशिप होना चाहिए, तो उसकी वजह से बच्चे किसी और के शर से बचे रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम थोड़ा सा हमारे अगर जो है रिलीजन का मुताला करें और आजकल के जो हमारे जो माहिर नफ्सियात हैं या जो डॉक्टर्स हैं या जो आजकल 2021 के जो पेरेंट्स हैं उनका बिलीफ्स में सबसे कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। मैं आपसे मशवरा ज़रूर लेना चाहूँगी तमाम पेरेंट्स के लिए कि बच्चों के साथ डांट डपट का रवैया या थोड़ा सा माँ बाप को थोड़ा सा खींच के बच्चों को रखना, क्या ये दुरुस्त है, या पेरेंट्स को बहुत फ्रेंडली होना चाहिए, बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा कर देना चाहिए? इस पर आप क्या राय देंगे? देखिए, हमारे बहुत अजीज दोस्त हैं सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब, जो कि पेरेंटिंग के बहुत बड़े माहिर हैं। वो फरमाते हैं कि एक है लाड और एक है प्यार। बच्चे के साथ अनकंडीशनल प्यार करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बच्चे के साथ लाड नहीं करना चाहिए। इन दोनों में फर्क है। एक है डांट और एक है डिसिप्लिन, एक है सजा, एक है कॉन्सिक्वेंसेस। मैं आपको समझाता हूं। आपके बच्चे ने ये कहा कि मैं तो खाना नहीं खाऊंगा 8 बजे, जबकि आपके घर में एक डिसिप्लिन है कि खाना सब लोग 8 बजे खाते हैं, और बच्चा कहता है मैंने नहीं खाना। आप उसे कहें बेटा अगर आपने खाना नहीं खाना तो फिर आपको सुबह तक खाना नहीं मिलेगा। अब आप उसको सुबह तक खाना न दीजिए, वो सारी रात रोता रहे, तो आप ये ना कहें कि माँ सदके मेरा बेटा जो है वो सारी रात रोता रहा, उसको रोने दें। अब आपने सख्ती नहीं की, आपने डिसिप्लिन किया है, आपने सजा नहीं दी, आपने कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए उसको तैयार किया है। सख्त सर्दी में वो कहता है कि मैंने तो नहीं स्वेटर पहन के जाना, और वो मैंने तो बेल नहीं पहन के जाना, और वो जिद कर रहा है, आप उसको कहें ना पहन के जाए, और जब वो सर्दी से वापस आएगा तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस का पता चलेगा। तो बच्चों की तरबियत के सिलसिले में एक डिसिप्लिन होना चाहिए जिसको फॉलो किया जाए। वो उस डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि हम तकरीरें कर रहे हैं, तुम बहुत गंदे हो, तुम काम नहीं करते हो, तुम ये नहीं करते हो, देखो फलां के बच्चे ये करते हैं। ये चीज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, मगर स्ट्रिक्टली, और स्ट्रिक्ट का मतलब है पोलाइटली, यानी आप उससे बात प्यार से ही करें। आप उसे कहें देखें बेटा ये नहीं हो सकता, वो कहता है मुझे हर सूरत ये मोबाइल खरीदना है,
बेटा ये हम नहीं खरीद सकते क्योंकि आपको इसकी जरूरत नहीं है। दूसरा ये कि अब्बू के पास पैसे नहीं, तो डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आई विश आई कुड गेट सम मोर टाइम, और बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये सब कुछ, और इंशाल्लाह इस पर डिटेल में डिबेट भी करेंगे इंशाल्लाह न्यू पाकिस्तान में किसी और सेगमेंट में किसी और दिन। अभी आपका बहुत शुक्रिया, और जनाब प्रोग्राम में अभी हम बड़े हेडलाइन ब्रेक की जाने, जिसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और जूजू अक्टूबर का महीना ख़त्म हो रहा है और नवंबर का महीना आने वाला है, यानी कि सर्दी की जो नवीद है वो आ रही है, और रात के वक्त जो है वो ठंडक में इजाफा भी ज़रा हो जाता है, और आगे आगे जिस तरह से टाइम गुजरेगा शदीद सर्दी आएगी। तो शदीद सर्दी में क्या आपका जो है वो मनपसंद काम क्या होता है? अब यकीनन तस्वीर अब चल रही हैं, अब आपको आइडिया हो गया होगा और याद भी आ गया होगा कि सर्दियों की रातों की जो एक सौगात है, या जो एक बड़ी अच्छी हमारी सबकी एक्टिविटी होती है, वो सबका मिलकर बैठना और नट्स खाना, इंजॉय करना जो है वो मनपसंद काम होता है। लेकिन अब चूंकि फासले बढ़ चुके हैं और अब उस तरह से रिवायती तौर पर गेट टुगेदर्स भी नहीं होते, सब कजन्स एक साथ इकट्ठे मिलकर बैठते भी नहीं हैं, तो हम ये एक्टिविटी खासी मिस करते हैं। बहरहाल हम आज आपको ये भी बताएं कि आज है 22 अक्टूबर और आज वर्ल्ड नट डे भी है। तो जनाब इसी हवाले से कुछ बात करेंगे कि हम जब नट्स खाना शुरू करते हैं, तो बाकियों का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन पंजाबी तो हाथ हौला भाई बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। तो ज़रा आज जो है वो नट्स की अफादियत के ऊपर भी बात करेंगे। यमुना चट्ठा हमारे साथ मौजूद है, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग यमुना, कैसी हैं आप? हेलो, वालेकुम सलाम भी है, गुड आफ्टरनून, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक यमुना। पहले तो बड़ा मजा आता था ना कि इकट्ठे सारे बैठते थे, नट्स वगैरह खाते थे, तो अब तो ये भी दिल करता है कि कोई जो पास बैठा हो आपके और आपको नट्स छील छील कर खिलाता रहे। ये भी टाइम हम बड़ा मिस करते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ा सा आपने बिल्कुल सही कहा कि गेट टुगेदर्स का थोड़ा सा कोरोना की वजह से काफी वो जो एक रवाज हुआ करता था ना, वो कम हो गया है। पर अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना की कंडीशन भी बेहतर हो रही है। अब शायद दोबारा से गेट टुगेदर स्टार्ट होंगी बाय द टाइम नवंबर एंड होगा, दिसंबर स्टार्ट होगा, जब प्रॉपर और नट्स वाला नटी सीजन होता है और लोग बहुत शौक से इसको खाना पसंद करते हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया, हाथ हौला पंजाब में तो नहीं रखते भाई। हाँ। इसको तो ऐसे चिप्स और निम्को बिस्किट की तरह खाया जाता है। बहुत सारी ना मीम्स भी बनी हुई है कि अगर कोई आप सच्ची मोहब्बत करता है ना, तो वो आपको चिलगोजे छील छील कर खिलाएगा। चलगोजे छिलके खिलाएगा। बिल्कुल आपको पता है, चलगोजे की अगर बात करें तो ये इतना महंगा भी होता है, छीलना मुश्किल, पर आपको पता है उसका जायका बाकियों से किस कदर मुख्तलिफ है। अच्छा, कि दिल करता है कि याद आया मुझे लग रहा है कि चिलगोजा शायद जो है वो सोने के रेट तक तो पहुंच जाएगा आने वाले वक्त में, अनकरीब पहुंच जाएगा। बिल्कुल पहुंच जाने इसमें बिल्कुल सी बात ही है। अच्छा यमुना, आज नेशनल नट डे भी है, इट्स 22 अक्टूबर। तो नट्स की जरा अफादियत के ऊपर और सेहत के हवाले से जो फायदे होते हैं, जरा उस पर भी गुफ्तगू करते हैं। जी बिल्कुल जरूर। नट्स की अगर बात की जाए ना, तो नट्स में तो जितनी भी कैटेगरीज है, अक्सर लोग मुझे पूछते हैं भी बताएं कौन से वाले अच्छे हैं। सभी अच्छे हैं, बल्कि मैं तो कहती हूँ अल्लाह ने जितनी भी ग़िज़ाई अज्जा पैदा किए ना, अच्छे सारे ही हैं। जितने फल हैं अच्छे हैं, जितने ड्राई फ्रूट्स हैं अच्छे हैं। किसने क्या इस्तेमाल करना और क्या इस्तेमाल नहीं करना, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। जो तो एक प्रॉपर हेल्दी पर्सन है, जिसको वेट वगैरह का कोई बीमारी नहीं है, कोई इशू है, तो वो तो नट्स आराम से इस्तेमाल कर सकता है। पर इसका हरगिज़ ही मतलब नहीं है कि आपने बस निम्को बिस्किट की तरह इसको आगे रखना है और खाते रहना है, और कोई इसकी क्वांटिटी नहीं है। क्वांटिटी फिर भी है, डिपेंड करता है आपकी एज पे, आपके जेंडर पे भी कि आप मर्द हैं या औरत हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। छोटा बच्चा खा रहा है, बड़ा बुजुर्ग खा रहा है, खा कौन रहा है, इस पे इसकी क्वांटिटी ऊपर नीचे होती रहती है। तो अगर ज्यादा क्वांटिटी की बात करें कि सबसे अच्छी क्वांटिटी ज्यादा कौन खा सकता है, तो बच्चों की चले बच्चों से बात शुरू करते हैं। छोटे बच्चों के मैदे छोटे होते हैं, तो वो कितना भी ज्यादा खा ले तो वो इतना ही खा सकते हैं, क्योंकि उनका मैदा फिल हो जाता है ना। तो अक्सर लोग कहते हैं गर्म है तासीर में छोटे बच्चों को नहीं देने, ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। मेरा बेटा 3 साल का, मैं उसको रोजाना लंच बॉक्स में भी स्कूल ही गया हुआ है, वो नट्स ही लेके जाता है, बिकॉज दे आर वेरी वेरी वेरी, तो बस आदत डालने की बात होती है। जहाँ बच्चे मंचिंग करते हैं चिप्स और बिस्किट पे, अगर आप बच्चों को नट्स पे लगा दें तो बड़े आराम से वो खा लेंगे।
उसके बाद टीनेजर वाला टाइम, ये वो टाइम है जब आपका अगर वेट वगैरह ठीक है, आपको कोई इशू नहीं है वेट का, तो आप आराम से जरा अच्छी क्वांटिटी में एक मतलब हाथ के बराबर के आप नट्स इस तरह अगर आप करें अपने हाथ को तो आप ले सकते हैं। उसके बाद जब आपकी एज आती है 30s 40s वाली, और अगर आपको बीमारी नहीं है और वेट आपका मेंटेन है, तो आपके पर क्वांटिटी ये नहीं रहती, आपकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि ये वो टाइम है जब मेटाबॉलिज्म स्लो होते हैं, बॉडी को उतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती। टीनेजर वाले टाइम पीरियड में सर्विंग साइज इसलिए ज्यादा है बिकॉज बच्चे ग्रोइंग एज के हैं, ये वाली बात आपने लाजमी याद रखनी है। और फिर जैसे जैसे एज ज्यादा होती है, क्वांटिटी नट्स की बिल्कुल कम होकर बिल्कुल एक बंद मुट्ठी पे आ जाती है। नट्स में बहुत ज्यादा फादियत है, इसमें आपको बहुत डिफरेंट अमाउंट ऑफ मिनरल्स मिलेंगे, क्योंकि जो हमारी आम खुराक होती है ना उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मोटी मोटी ये चीजें मौजूद होती हैं, पर जो मिनरल्स चाहिए होते हैं ना बॉडी को, वो आपको मिलते हैं हमेशा नट्स से। इसलिए उनका जिस्म के अंदर होना बहुत जरूरी है, आपको रोजाना बाहर से उसकी एक डोज देनी है बॉडी को। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि नट्स जो है वो सिर्फ आपने सर्दियों में इस्तेमाल करने, गर्मियों में इस्तेमाल नहीं करने, ये भी एक गलत कॉन्सेप्ट है। इसका लिंक क्या है सर्दी गर्मी से, वो मैं आपको बताती हूँ। ये होता है तासीर में गर्म। तासीर में गर्म से मतलब है जब आप खाएंगे आपको गर्माइश का एहसास होगा। अब जो हमारी गर्मी होती है नबी, आपको पता ही है सख्त गर्मी होती है, तो वहां पे गर्माइश का एहसास होगा ना जिस्म को, तो बुरी हालत हो जाएगी। इसलिए लोग गर्मियों में अवॉइड करते हैं, या वो लोग गर्मियों में ज्यादातर वो लोग अवॉइड करते हैं जिनको वैसे ही गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। अब एक इंसान जिसको गर्मी वैसे ज्यादा लगती है, वो नट्स लेकर उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। तबीयत खराब से मुराद ये है कि नट्स जब आप खाते हैं, चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो, ये पानी ज्यादा मांगते हैं। पानी ज्यादा मांगने से मुराद ये है कि हमारा, आपको पता है कि अगर आप खुद नबिया अगर अपने आप से आप पूछा आपने दिन में कल कितने गिलास पानी पिया था, नबिया कितने गिलास पानी पिया था आपने कल? यमुना, मैं तो बहुत सारा पानी पीती हूँ, मैं तो पूरा टैंक पी सकती हूँ पानी का। हाँ जी, हाँ जी, That's really good. बहुत से लोग बहुत ज्यादा कम पानी पीते हैं। बहुत से लोगों को मैं पूछूं ना, पेशेंट्स की डाइटरी हिस्ट्री ले रही होती हूँ, तो बताते हैं 3 गिलास 4 गिलास, अक्सर कहते हैं भूल गया, याद ही नहीं है हमने पानी कितना पिया। बिकॉज स्पेशली जो बच्चे हैं ना, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग, ये वाला जो ग्रुप है जो मसरूफ रहता है स्टडीज के अंदर, ये बच्चे पानी नहीं पीते। अब अगर ये नट्स की फादियत सुन के नट्स इस्तेमाल करना शुरू कर दे और उसके बाद पानी ना पिए, तो तब ये कह सकते हैं हाँ जी पिंपल्स निकल आए, हाँ जी गर्मी का एहसास हो रहा है, तबीयत वैसी बेहतर या तो यमुना, ये जो गर्म ठंडी तासीर की हम बात करें, बहुत सारे लोग नट्स को जो है ओवरनाइट सोक करके बादाम वगैरह हो गया रखते हैं ताकि उसकी तासीर को किल किया जा सके, तो इस पर आप क्या कमेंट करेंगी? अच्छा, अक्सर लोग ऐसे करते हैं, जो कि मेरा ओपिनियन ये है कि उससे तासीर ऊपर नहीं होती। होता ये है कि आप नट्स के साथ पानी पी रहे होते हो, मतलब अगर आपने ओवरनाइट सो किए हैं खा तो आप उसके पानी पी लेते हो तो थोड़ी तबीयत बेहतर हो जाती है। अव्वल बादाम होते गर्म होते नहीं है, कोई भी उसको सोख नहीं करता, अखरोट को सोख नहीं करता या काजू को सोख नहीं करता, चिरमोजे गर्म होते हैं ज्यादा वाले, वो सोख नहीं होते। तो अक्सर लोग सिर्फ बादाम को सोख करते हैं, और बादाम टेक्निकली नबिया इतने गर्म होते भी नहीं है, और कितने ही अगर हम खा लें तो खा लेंगे, हम 10 बादाम खा लेंगे, 15 खा लेंगे। वो जो तासीर गर्म वाली बात आती है ना नबिया, वो तब आती है जब वो हम ट्रेज रात को रख के बैठते हैं, जब रात को ट्रेज रख के बैठते हैं, रात में ड्रामा चल रहा है और 1 घंटा लगातार मंचिंग हो रही है, आप इतने नट्स खा जाते हो अच्छे खासे, आप पाव नट्स तो बंदा आराम से निकाल लेता है। और अच्छा यमुना, मुझे बताएगा, अक्सर बहुत सारी बातें हम सुनते हैं ना कि जो कुछ फल होते हैं या जो सब्जियां होते हैं वो आपकी बॉडी ऑर्गन की शेप की होते हैं, तो वो उसी ऑर्गन को फायदा पहुंचाते हैं। अगर हम नट्स की बात करें तो जैसे कि हम अखरोट की बात करें तो वो ब्रेन शेप का है, तो वो आपके दिमाग के लिए अच्छा है। अगर हम काजू की बात करें तो वो आपकी किडनी शेप की है, तो वो किडनी के लिए अच्छी है। ये बात सिर्फ बातें बनी हुई है या इसमें रियलिटी भी कोई है? अच्छा, नट्स ऐसी चीज है कि बॉडी के हर ऑर्गन को फायदा देती है। ये नहीं कि सिर्फ किडनी को जाके ब्रेन को जाके फायदा देगी। मैंने बताया ना कि हमारी जो आम खुराक होती है उसमें जस्ट मोटे मोटे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट होते हैं, डेली जिस्म के चलने वाली चीजें ना, बॉडी नॉर्मली इन पर चलती है। पर उसके बाद जो ऑर्गन्स को नरिशमेंट और ऑर्गन्स की ताकत है ना, वो मिलती है मिनरल से। मिनरल्स हासिल करने का बहुत अच्छा और प्योर सोर्स है, क्योंकि ये इतने प्रोसेस्ड नहीं होते। आप बिल्कुल खालिश फॉर्म में इसको खरीदें, वो डब्बे और पैकेट वाले ना लें जो नमकीन और रोस्टेड होते हैं। जो प्योर फॉर्म में आप लें तो वो बहुत आपको प्योरिटी के साथ आपको मिनरल्स वगैरह बॉडी के अंदर देते हैं। वो फिर ब्रेन से लेके मैं कहती हूँ हेड टू टो। फॉर एग्जांपल, सबसे जो अच्छा मुझे नट्स का बेनिफिट लगता है, तो ब्रेन को स्ट्रेंथन करता है। जो लोग कहते हैं ना मेमोरी के इश्यूज, भूल जाता है और ब्रेन लगता है कि वीक है, बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं, स्पेशली खवातीन जो 24/7 घर के कामों में लगी रहती है। कहती है दिमाग लगता है घर रात के जब रात को काम करके फारिग होते हैं, लगता है दिमाग थक गया है, तो उन लोगों के लिए नट्स बहुत अच्छे हैं। दूसरा, ये नेल्स और हेयर और स्किन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। मुझे यकीन है कि ये वाली बात सुनने के बाद खवातीन इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगी। पर जब भी करें, ये देखना आपने एक बंद मुट्ठी के करीब लेने हैं, मिक्स लेने हैं। इसमें कोई 20 दाने आ जाते हैं, डिफरेंट मिक्स 20 दाने,
और उसके बाद पानी अच्छा पीना। आपने पानी अच्छा पिया, आप देखिएगा 1 महीने की बात है, आपके सर्दियों के एंड तक आपके बालों की लेंथ, बालों की स्ट्रेंथ, ताकत, टूटेंगे नहीं, गुम हुए होते हैं वो सारे मसले बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि ये आपको वो मिनरल्स देंगे जो बॉडी की एक ऑर्गन्स की एक्चुअल अफजाइश में जो है कारआमद साबित होते हैं। जिम्ना, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। और आगे सर्दियों का मौसम भी आ रहा है, तो बस जो आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है नट्स का इस्तेमाल करते हुए, वो आपने उसकी मिकदार का ख्याल रखना है। जैसा कि यमुना ने बोला कि ऐसा नहीं करना कि घंटा अगर आप बैठे कोई ड्रामा या मूवी देख रहे हैं तो आप नट्स का पूरा ट्रे जो है वो एक ही दिन में चट कर जाए, वो आपने थोड़ा सा उसके ऊपर जो है वो कहते हैं ना हाथ हौला रखना ज़रूरी है। जनाब, वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक वक्फे का, ब्रेक का, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पाकिस्तान के जो एक बड़े गुलकार हैं, जो फनकार हैं, जनाब अली अज़मत साहब, उन्होंने मैडम के बारे में रिसेंटली सोशल मीडिया पर एक शो के दौरान एक स्टेटमेंट दी है। वो स्टेटमेंट काफ़ी फनकारों को, मीडिया के लोगों को नागुज़ीर गुजरी है। एक्चुअली उन्होंने कहा क्या है वो हम आपको क्लिप भी दिखाएंगे और उसके ऊपर बात भी करेंगे इन डिटेल। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से कहते हैं खुशामदीद। और कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल होता है जिसमें हम देखते हैं पाकिस्तान के जो पॉप गुलकार हैं अली अज़मत साहब, वो मैडम नूर जहां पर जो हमारी पाकिस्तान का एक, मैं समझती हूँ कि लेजेंड है, उनके हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की जिससे बहुत सारे लोगों के जज्बात को ठेस पहुंची। उन्होंने अपने इस क्लिप में सोशल मीडिया पर गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, सबसे पहले मैं वो आपको दिखाती हूँ, फिर इसके ऊपर बात करते हैं मजीद। जी जनाब, तो ये वीडियो आपने देखी और गुफ्तगू भी आपने सुन ली कि जनाब अली अज़मत साहब क्या फरमा रही हैं। अच्छा, इसी के ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन किया है नियो पाकिस्तान में हमारी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, बुशरा अंसारी साहिबा। कौन इनको नहीं जानता। मैम, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। गुफ्तगू आप सुन चुकी हैं, क्या कहेंगी आप, क्यों इस तरह के कमेंट्स पास किए अली अज़मत साहब ने? अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने भी ये क्लिप कल ही देखा। जाहिर है कि अफसोस और दुख के साथ हम सभी परेशान हैं। अली अज़मत का मैं क्या कहूँ, मुझे बड़ा प्यारा है और अपना एक माशाल्लाह उसने मकाम बनाया है, लेकिन उसके अंदर एक प्रॉब्लम है, वो ये कि वो मूडी है। वो कभी कुछ भी ऐसे ही मजाक में भी कह देता है और कभी वो गुस्से में भी कह देता है। और उसका, मैं अब आपके क्या सफाई नहीं पेश कर रही उसकी, कि वो उसका कोई मतलब नहीं होता। मैं आपको ये बताऊँ, समटाइम्स ही इज इन अ वेरी मतलब डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड के आप हैरान होते कि ये क्या कह रहा है, फिर उसके बाद वो ठीक हो जाता है। लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह हैं। हमें अपने लेजेंड्स और अपने बुजुर्गों का और अपने बड़ों का एहतराम तो हर सूरत में करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। मतलब ये कि आप ऊपर से फिर मैडम नूरजहां मेरे लिए तो वो समझे मेरी माँ के बराबर है। पूरी इंडस्ट्री के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, गायकी की दुनिया में, म्यूजिक की दुनिया में वो एक माँ का दर्जा रखती हैं, माँ का दर्जा। वो एक सिंगर तो अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह हम उनको प्यार करते हैं, अगर इजाजत होती है हम उनकी पूजा ही कर लेते हैं। हमें हमारे मजहब में इजाजत नहीं है। जो गायकी का लेवल उनका है, जो कुछ उन्होंने गाया है, जो जिस तरह से उन्होंने सारी एक पूरी जिंदगी अपने म्यूजिक के हवाले से हमारी जिंदगियों में खुशियां भरी हैं। इतनी खूबसूरत आवाज उनकी, इतना खूबसूरत अंदाज, उनके जैसा कोई आ नहीं सकता। उनके जैसे हजारों लोगों ने कोशिश की, ट्रेनिंग ली, उनकी तरह गाने की कोशिश की, लेकिन उनका तो कोई मतलब मुकाबला ही नहीं है। मुझे ये लगता है कि अली अज़मत जब ये बात कर रहे थे, वो किसी अपनी रौ में बह गए हैं और मजाक में ही उन्होंने कह दिया। क्योंकि पिछले दिनों मैंने कुछ अर्से पहले ये भी सुना था अली अज़मत के बारे में कि वो हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स में कि वो आजकल मैडम की गजलें सुन के हैरान हो रहे हैं कि ये कौन कितना गजब का गाती थी। तो मैंने मजाक से उसको कहा, देखो ना अब इसको समझ आई है कि म्यूजिक जो मैडम का म्यूजिक था वो क्या था, और जब वो बचपन में जवानी में गाता था तब इन लोगों ने नहीं तवज्जो दी है। जो भी है अब वो मजा ले रहा है, तो मैंने उसको कहा, देखा ना बुढ़ापे में समझ आती। तो मैं ये बता रही हूँ आपको कि अली अज़मत एक ऐसे ही मूडी किस्म का इंसान है। उसकी उसमें मैं नहीं समझती कि मैं उसको कहूँ कि ये। लेकिन बुशरा जी, जैसा कि आपने गुफ्तगू की कि मैडम जैसा तो कोई भी नहीं था, बहुत सारे लोगों ने इनको कॉपी करने की कोशिश की, और ना सिर्फ हमारी पाकिस्तान की पूरी इंडस्ट्री और लोगों के जज्बात या प्यार है मैडम के लिए, ये सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, ये बल्कि पूरी दुनिया से मैडम के लिए है। तो जब हमारे ही फनकार, हमारे ही आर्टिस्ट इस तरह से बात करेंगे एक ऐसे लेजेंड के बारे में, एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनके फन को पूरी दुनिया सराहती है, तो क्या पैगाम जाएगा?
नहीं, बहुत बुरी बात है, ये बहुत बुरी बात है। मुझे लगता है कि अली अजमत को इस पर माजरत करनी चाहिए, बल्कि यकीनन करनी चाहिए, और एहसास होना चाहिए कि कभी किसी के बारे में कमेंट करते हुए कैसे बात करनी। एक तो ये सोशल मीडिया है ना, ये बंदर के हाथ में माचिस है, जिसके बारे में जो चाहे इसको कोई भी कुछ भी कह लेता है। उस वजह से ये ऐसा हुआ, वरना हम अपने ड्राइंग रूम में बैठ के, अपने घरों में बैठ के अगर किसी की बात करते भी थे, जैसे खुदा न करे मैडम के बारे में, तो नहीं, ऐसी क्यों, अपनी अपनी राय है ना, मुझे फलाना एक्टर नहीं पसंद या मैं किसी को नहीं पसंद, तो वो हमारे अपने तक रहती थी। ये इस तरह का एक इतना बड़ा नाम और इतनी बड़ी शख्सियत और इतनी बड़ी सिंगर, और हमारे लिए मतलब एक समझे कि हाईएस्ट रिस्पेक्टेबल सिंगर की हैसियत है उनकी, जो कि पूरे बड़े सगीर में क्या दुनिया में बेमिसाल हैं। ये लफ्जी बातें नहीं है, ये हकीकत है। आप उनके बारे में कैसे ये कह सकते हैं? और बहुत बुरी बात की है, ये अच्छी बात नहीं की है, इस तरह नहीं कहना चाहिए। अपनी जुबान के ऊपर, अपने ख्यालात के ऊपर हमें हमेशा कंट्रोल रहना चाहिए। मैं भी बहुत मजाक करती हूँ, मैं भी हंसी मजाक करती हूँ, लेकिन मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी किसी के बारे में, किसी बड़े फनकार किया, किसी छोटे, मुझसे पूछते हैं आजकल की नस्ल हूँ, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, हमारे बच्चे बहुत प्यार करते हैं, मैं कभी किसी बच्चे को क्रिटिसाइज नहीं करती। ये तो बहुत बड़ी औरत थी, ये तो बहुत बड़ा नाम है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने लेजेंड। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल बजा है। मजाक अपनी जगह, कॉमेडी अपनी जगह, शोज अपनी जगह, लेकिन हमारे जो आर्टिस्ट, हमारे जो फनकार होते हैं, हमारी आवाम के जो जज्बात होते हैं, वो भी उनके साथ मुंसलिक होते हैं, वो भी उनसे प्यार करते हैं। एक तो वो दुनिया से भी जा चुकी जी, वो अगर होती भी, खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक, कोई फरीदा खानम जो भी अल्लाह उनको जिंदगी दे सलामत है, कोई उनकी गायकी के बारे में बात करे और वो सामने बैठी हो, तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी कि सारी उम्र की उनकी 70 साल की मेहनत अगर कोई ऐसे हवा में उड़ा दे। ये बहुत बुरी बात है और ये मैं जरूर कंडेम करूंगी इसको, और मुझे बिल्कुल मेरे ये ख्याल है कि अली अजमत को इस पे बिश्रा जी आपको ऐसा लगता है कि हमारी इंडस्ट्री का ये एक रवैया सा बनता चला जा रहा है? पिछले दिनों आपको अगर याद होगा तो आफ्ताब इकबाल साहब ने भी अपने शो में, ड्यूरिंग शो, उन्होंने सुल्तान राही साहब को खासा तनकीद का निशाना बनाया और एक कंपैरिजन भी किया शान के साथ। उन्होंने कहा कि सुल्तान राही साहब ने क्या किया है, मुझे उनका काम पसंद नहीं था, या जो भी एक स्टेटमेंट थी वो भी आपकी नजर से गुजरी होगी। तो आपको लगता है कि हमें ओवरऑल हमें अपने रवैयों को तब्दील करने की अब जरूरत है? देखिए, सुल्तान राही भी दुनिया से चले गए हैं, अपनी नौयत के वो भी वाहिद फनकार थे। मुझे अच्छे लगे या नहीं लगे, ये मेरी जाती राय है। मैं उनकी फिल्में देखती थी या नहीं देखती थी, ये मेरी जाती राय है। मैंने पता नहीं कितने लोगों की नई फिल्में देखी हुई, और ये तो नहीं मैं कह सकती कि वो कुछ भी नहीं थे। वो बड़े आर्टिस्ट थे जो अल्लाह ने उनको इज्जत दी थी और अल्लाह ने उनको नाम दिया था और उतना काम करते थे। मैंने नहीं देखा वो क्लिप, लेकिन मैंने सुना था कि उन्होंने कुछ ऐसा कहा था जिस पर शायद उन्होंने बाद में माजरत भी की। ये अक्लमंदी की बात उन्होंने की। मैंने पहली वाली बात नहीं देखी, लेकिन मैंने उनकी माजरत कहीं पढ़ी थी कि उन्होंने माजरत की है। चलो, लेकिन बात यह है कि एक तो मैं फ्रैंकली एक सीधी सी बात कहूँ, बिल्कुल सिंपल, अपनी अपनी जुबानों को लगाम दें, अपने अपने रवैयों को लगाम दें, तमीज के दायरे में रहें और अपनी हैसियत से ओवर ना हो लोग। हमने भी बड़े उरूज देखे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी काम करते रहे हैं। हम पाकिस्तान टेलीविजन के एक सेल्फ सेंसरशिप में पले बड़े हैं। हमें तमीज है कि हमें लफ्जों का चुनाव कैसे करना है, हमें किस बात को किस तरह बयान करना है, किसी के बारे में कोई भी कमेंट कैसे करना है, ये हमारी एक ट्रेनिंग हुई भी है। लिहाजा अब जो ये बेशुतरे बेमुहार किस्म का मीडिया हो चुका हुआ है, उसमें सब लोगों को मैं कह रही हूँ, अपनी अपनी जुबानों को कंट्रोल करें, अपने अपने दिमागों को कंट्रोल करें, यूं शुतरे बेमुहार ना हो। बड़े लोगों के बारे में बात करते हुए निहायत एहतियात करें, अच्छे लफ्जों से उनको याद करें, और याद रखें कि आपके वालिदैन या आपके बड़े या आपके बुजुर्ग वो भी दुनिया से चले गए हैं। अगर कोई उनके लिए ऐसा कहे, अब मैडम नूरजहां की बेटियां, अल्लाह उनको सलामत रखे, इतनी कोई प्यारी हम्बल तीनों औरतें हैं, जिले हुमा के अलावा जो 3 बहनें, उनको कितना बुरा लगा होगा ये, आप सोचिए जरा। इतनी वो मोहब्बती, इतनी डाउन टू अर्थ है तीनों, मिना टिना है ना, कि आपको मैं बता नहीं सकती। एक मतलब तबीयत से वो इतनी हलीम तबाह है। क्या उनकी फैमिली पे गुजरी होगी, उनको अच्छा तो नहीं लगा होगा ना ये कि एक उनकी खानदान का एक समझे फख्र है, उसके बारे में कोई उठ के सिंगर उठ के कह दे। मतलब उनको तो कोई नुसरत फतेह अली खान भी क्रिटिसाइज करते तो अच्छी बात नहीं थी।
हमारी क्या औकात है? अच्छा बुशरा जी, यहाँ पे दुख ये है कि किसी आम बंदे ने बात नहीं की ना, क्योंकि आम बंदे की बात तो नोटिस में भी नहीं आती है। जब बड़े लोग जिन्होंने पाकिस्तान के लिए ऑलरेडी काम किया होता है या जिनका अपना बड़ा नाम होता है, जब बात वो करते हैं तो फिर दुख होता है, क्योंकि ओपिनियन मेकिंग में भी वो काफी किरदार अदा कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बात काबिल गौर है, ये भी कहा कि ये वो वक्त था जब हम दूसरों की सकाफत को अडॉप्ट कर रहे थे, यानी कि इस पर उनके लिबास पर भी तनकीद की गई, यानी कि गायकी छोड़कर, उनका एक्चुअली टैलेंट छोड़कर, उनकी फनकारी छोड़कर तनकीद उनके मेकअप पर की जा रही है, उनकी साड़ी पर की जा रही है। मैम, आप भी साड़ी लिबास के तौर पर पहनती हैं और ड्रामास में जो है वो इसको बहुत ग्रेसफुली आप जो है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। तो आपको लगता है कि किसी फनकार के, किसी आर्टिस्ट के काम को नजरअंदाज करके उसके लिबास पर तनकीद की जाए और ये कहा जाए कि ये दूसरों का कल्चर प्रमोट कर रहे हैं? देखिए, ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं इस तरह नहीं कर सकती एनालाइज, लेकिन एक ही बात मैं आपसे कहूंगी, जब भी किसी के बारे में बात करें और इतने बड़े इंसान के बारे में आप कहते जी फैज साहब तो ये थे वो थे, आप कहते जोश मलियाबादी तो बड़े फजूल थे, वो तो बड़ा क्या कहते हैं बोल्ड लिखते थे, आप कहते सादत हसन मंटो क्या बेचते थे, उनको तो जेल हो गई थी। अब उठ के हम लोग ये करने लगेंगे तो ये तो बात ठीक नहीं है ना। अब हम बड़ी शख्सियात को जो दुनिया में कुछ काम करके अपना इम्पैक्ट छोड़ के गई हैं, म्यूजिक में, लिटरेचर में, आर्ट में, हम कहते हैं जी सादकैन को आता ही क्या था, ऐਵੇਂ 4 लकीरें मार देता था वो बेचारा, ऐਵੇਂ सा था। ऐसे तो नहीं करते ना, ये नहीं करना, ये समझाना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा कि पूरी दुनिया उनसे इश्क करती है इन लोगों से। ये बड़े खास लोग हैं, ये बहुत बड़े लोग थे, सब के सब। आप कह दीजिए नुसरत फतेह अली खान की तो मुझे फलानी चीज पसंद ही नहीं थी, वो तो ऐਵੇਂ गाता था। ऐसे थोड़ी होता है कि वो इतना मोटे थे, वो इतने पतले थे, फलाना ऐसा छोटा था, फलाना वैसा मोटा था। ऐसे थोड़ी करते हैं, नहीं करते ऐसे, पूरी बात है ये। ठीक है बहुत बुरी बात है। मैम, बहुत शुक्रिया बुशरा जी, आपने टाइम निकाला नियो पाकिस्तान के लिए और इसी टॉपिक पर, इसी जो ये अली अज़मत साहब की जो स्टेटमेंट है इस पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है इफ़त उमर साहिबा हमारे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। इफ़त जी, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला ट्रांसमिशन के लिए। मुझे बताएगा कि आखिर कब हम अपने हीरोज़ की कदर करना शुरू करेंगे? मुझे तो मुश्किल ही लगता है क्योंकि कौन है, अपने पे सारी जिंदगी दे दी हो। इफ़त उमर साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, ताहम जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया उनको मैं चाहूँगी कि एक बार ज़रा क्लिप भी दिखाएं। मैं अपने डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो अली अज़मत साहब का क्लिप है वो एक मरतबा ज़रा प्ले करें ताकि लोग देख सकें, फिर इफ़त साहिबा से हम गुफ्तगू को आगे बढ़। जी, इफ़त उमर साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। इफ़त, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। मैं आपसे पूछ रही थी कि आखिर कब हम अपने हीरोज़ की कदर करना शुरू करेंगे? बच्चे, मुझे तो लगता है कि हम मेरी जिंदगी में तो करना नहीं शुरू करेंगे, शायद बाद में करते, क्योंकि मैंने जो ऑब्जर्व किया अपनी लाइफ में कि हम लोग हीरोज या स्टार्स नहीं बनाते। वी आर अ वेरी एरोगेंट नेशन। हम कहते हैं कि बस हम हैं, बाकी कोई नहीं। क्यों है ऐसा? इसकी क्या वजह है? ये तो बड़ी दिल आजारी वाली बात है, इसके पीछे क्या आप वजह समझती हैं? हीरोज बनाते हैं, क्रिकेटर्स को भी बना लेते हैं, मेल एक्ट्रेस को भी बना लेते हैं, लेकिन फीमेल के साथ थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन है। अच्छा, हम इससे पहले बुशरा अंसारी साहिबा भी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी और हम यही बात कर रहे थे कि मैडम सिर्फ पाकिस्तान का नाम नहीं थी, पाकिस्तान का चेहरा नहीं थी, पूरी दुनिया से उन्होंने मोहब्बत समेटी है, पूरी दुनिया ने उनके काम को सराहा है। तो आपको क्या लगता है कि अली अज़मत साहब को आना चाहिए, अपनी स्टेटमेंट वापस लेनी चाहिए? अली को मैं जानती हूँ, अली वैसे बड़बड़ कर जाता है लेकिन दिल का बहुत अच्छा लड़का है। बात ये कि उन्होंने ऑन एयर ये बात कह दी, कहीं बैठ के की होती तो हम और बात ही, ऑन एयर उन्होंने बात की, अब तो लोग बोलेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों के जज्बात को ठेस पहुंची है। अच्छा, इस पे ठेस ही पहुंच गई उनके जज्बातों को। आई थिंक सो कि दैट वाज अ स्लिप ऑफ टंग। अच्छा, स्लिप ऑफ टंग आप समझती हैं कि कोई उनकी ऐसी इंटेंशंस नहीं थी? नहीं, मेरा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप कह रही हैं। As much as I know him,
और मैं बचपन से जानती हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने ये बात जान के की है। पता आप बचपन से जानती हैं, लेकिन लोग बचपन से नहीं जानते ना। तो जब हम किसी को पसंद कर रहे होते हैं तो किसी के बारे में ऐसी स्टेटमेंट आ जाना, और आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो आजकल तो कोई भी किसी को माफी नहीं देता है। और बुशरा अंसारी साहिबा भी यही कह रही थी कि हमें इज्जत करना चाहिए हमारे लेजेंड्स की, हमारे हीरोज की। हमें सबकी इज्जत करना चाहिए, चाहे वो दोस्त भी ना हो। इज्जत करना सबके फर्ज है, लेकिन जब आप लाइमलाइट में होते हो तो कहीं ना कहीं आपके बारे में कोई इस तरह की बात कर भी देता है। आई थिंक कि वो अब हयात नहीं है, अगर वो हयात होती तो वो माफ कर दे। ठीक है इफ़त जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला नियो पाकिस्तान के लिए। और अली अजमत साहब, जितने भी चुलबुले हों, जितने भी मूडी हों, जितने भी अच्छे मूड में बैठे हों, मेरे ख्याल से कि जो है वो इस तरीके से बात करना इतनी बड़ी शख्सियत के लिए वो दुरुस्त नहीं है। हमें नहीं करनी चाहिए बात हमारे हीरोज के लिए स्पेशली। जनाब, वक्त हुआ है प्रोग्राम में ब्रेक का। वक्त से वापस आएंगे तो आपको नियो पाकिस्तान के रूह अफ़ज़ा के किचन में लिए चलेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। अनम नबीहा, क्या पका रही है? आज हम बनाने जा रहे हैं शाही खीर, बनाएंगे रूह अफ़ज़ा के साथ। तो शाही खीर? जी, शाही खीर जो कि हम बनाएंगे रूह अफ़ज़ा, हमदर्द के रूह अफ़ज़ा के साथ। तो बेसिकली जो है मैंने बड़ी सिंपल रेसिपी है इसकी। मैंने तकरीबन 1 लीटर जो है वो रेगुलर टेट्रा पैक मिल्क लिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जो हमदर्द का दूध रूह अफ़ज़ा है वो ऐड किया था। ऐड करने के बाद उसको थोड़ी देर बॉईल किया। तकरीबन मैंने इसमें 2 ग्लास के करीब पानी ऐड किया है। उसके बाद इसमें 2 कप चीनी मैंने ऐड की है, और 1 मुट्ठी मतलब कि आधा कप के करीब जो है मैंने इसमें चावल अलग से बॉईल करके। बिल्कुल, तभी मैं कहूँ कि आज रम इतनी देर पहले आ गई है और मुसलसल कुछ पक रहा है और कुछ खाने पीने की वो मसाले की कोई खुशबू नहीं आ रही। तो क्या बन रहा है आज? तो अभी ये राज़ हुआ है कि आज खीर बन रही है। तो वो जो मैंने कहा कि दूध में थोड़ा चावल ज़्यादा टाइम लेते हैं गलने के अंदर, तो मैंने अलग से जो है चावल को बॉईल कर लिया। और उसको इतना बॉईल कर लिया कि वो बिल्कुल ही मैश फॉर्म में आ गए थे। तो उसके बाद मैंने उसके अंदर ऐड किया। ऐड करने के बाद मैंने सब कुछ इकट्ठे ही पकना स्टार्ट कर दिया। लेकिन आज के ये खीर जो है वो ज़्यादा ज़बरदस्त इसलिए होने वाली क्योंकि इसमें भाई रूह अफ़ज़ा का इंग्रेडिएंट जी है। इसके अंदर क्योंकि रूह अफ़ज़ा हमदर्द का दूध रूह अफ़ज़ा गया है, इसके अंदर रेगुलर मिल्क गया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा जो है हमदर्द की जो शहद है वो ऐड करूँगी, उससे एक बड़ा अच्छा सा फ्लेवर इसमें एनहांस हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैं इसके अंदर तकरीबन 1 कप के करीब जो है क्रीम ऐड करूँगी। अच्छा, क्रीम आप क्रीम की जगह खोया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बड़ा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। हाँ, ये इसलिए अगर आप खोया ऐड करते हैं नबीहा, तो खोए से क्या होता है कि जो कलर होता है खीर का चेंज हो जाता है, थोड़ी ब्राउनिश टोन में आ जाता है। अच्छा, और मैं भी आपको एक चीज़ दिखाऊंगी कि अगर कैमरा हमारा दिखाए तो देखिए चावल कितने अच्छे तरीके से जो है खीर में मिक्स हो गए। वाह अनम। तो ये जो है मैंने अभी इसमें आपको पता है ना भैया मशीन बिल्कुल भी नहीं चलाई, अभी तक यूज़ नहीं, बिल्कुल भी मशीन नहीं यूज़ की। तो सिंपल इसको हम अपनी प्रोग्राम की क्लोजिंग से पहले डिश आउट कर लेंगे, ये रेडी हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बस मैं एक ही इसको बॉईल आ जाएगा तो साथ ही जो है इसको डिश आउट करेंगे। इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निश करूँगी रूह अफ़ज़ा के साथ और शहद के साथ। हमदर्द की जो शहद है उसके साथ इसकी बस ये इसको एक बॉईल आ जाए और इसको हम करेंगे गार्निश मिक्स नट्स के साथ और इसको साथ में चांदी के वर्क ऐड करेंगे। ज़बरदस्त। तो मैं इनको निकालती हूँ। अच्छा, और अभी का जो मौसम है, आवाज़ से भी शायद आपको महसूस हो रहा हो कि हल्का हल्का अक्सर लोगों को सीजनल फ्लू भी है। तो गरम गरम खीर का ना बड़ा मजा आएगा। गरम गरम खीर का। और प्लस नबीहा समझे मजेदार बात है कि जब आप खीर आपकी रेडी हो जाए, जब उसके स्प्लैशेस आना शुरू हो जाए तो तैयार हो समझें कि खीर तैयार हो गई है। और ये जो हमारे चूल्हे पे स्प्लैशेस आना स्टार्ट हो गए हैं, तो अब मैं क्या करती हूँ कि खीर को निकाल लेते हैं। हलीम तैयार करें तो जब तक हाथ ना चले, इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल खीर नहीं बनाई है। ज़बरदस्त। और थिकनेस इसकी इतनी अच्छी है, मैं तो हैरान होगी वनम कि आपने इतने कम टाइम में खीर तैयार कर ली है। उसके बाद हम थोड़ा सा जो है ऊपर सिर्फ गार्निश के लिए रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे। हमदर्द का रूह अफ़ज़ा इसमें जाएगा। हाँ, वाह जी वाह। उसके बाद कलर भी, एक तो प्रेजेंटेशन बड़ी इससे अच्छी हो गई है और टेस्ट जो है वो ऑब्वियसली थोड़े से इस पे जो है पिस्ते जाएंगे और थोड़े से इस पे जाएंगे बादाम। ओके, ठीक है जी। और इसको हम
थोड़ी सी किशमिश और मेरे पास वो वॉलनट्स आपकी भी। मर्जी है कि आप कोई भी हाँ, चाहे वो nuts आपकी add अपनी कर मर्जी लें। है, आपके जो भी आपको पसंद है आप वो। अब ये भी आपकी मर्जी है कि आपने इसको ठंडा सर्व करना है या मौसम के अच्छा, मौसम के अकॉर्डिंग मुझे तो लगता है कि आपको इसको गरम-गरम खाना चाहिए। बिल्कुल, वो बड़ी थैंक यू सो मच, आपने खीर की रेसिपी शेयर की हमारे से। जनाब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह मंडे को होगी मुलाकात और पहला सेगमेंट करेंगे स्पोर्ट्स के ऊपर, पाकिस्तान की जीत से मुतालिक। बेस्ट ऑफ लक टीम पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।